इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग चल रही है। इसमें बहुत लोग इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चों की जानें गई। इस शॉकिंग अटैक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। देखते हैं इस वॉर में क्या क्या हुआ, इस अटैक के क्या कारण थे। कारण समझने के लिए हम जेरूसलम की हिस्ट्री भी देखेंगे और एंड करेंगे समझते हुए कि भारत इससे क्या क्या सीख सकता है। शुरू करते हैं। जैसे जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब पाकिस्तान के दो हिस्से बने, वैसे ही पैलेस्टीन के दो हिस्से हैं। एक तरफ है वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ गाजा। वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और गाजा को कंट्रोल करता है हमस। हमस खुद को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मानता है जिसकी एक आर्म्ड विंग है। हमस ने इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग्स कराई। इनमें से कई सुसाइड बॉम्बर्स बच्चे थे, इंक्लूडिंग हैंडीकैप बच्चे। ऐसे अटैक्स के वजह से यूएस और यूरोपियन यूनियन ने हमस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और इजराइल ने अपने आप को सुसाइड बॉम्बिंग से बचाने के लिए पैलेस्टीन के बॉर्डर पर फेंस खड़ी कर दी। फेंस बनने के बाद सुसाइड बॉम्बर्स की जगह मिसाइल्स ने ले ली। जैसे पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायलेशन करना भारत के लिए सामान्य बात है, वैसे ही हमस का इजराइल पर मिसाइल अटैक करना नॉर्मल है। गाजा से हर दूसरे महीने 2 से 200 मिसाइल्स लॉन्च होना नॉर्मल है, पर इजराइल का आयरन डोम उनकी सुरक्षा करता है। इस आयरन डोम के बारे में आगे और एक्सप्लेन करूंगी। 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे इजरायलीज मिसाइल्स के धमाके से उठे। ये अटैक नॉर्मल अटैक से अलग था। 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे। इस अटैक में लगभग 300 इजरायलीज मारे गए। सिर्फ मिसाइल्स नहीं चले, हमस के टेररिस्ट एयर, लैंड और सी रूट से इजराइल में घुसे। आपने ऐसे एयर अटैक पहले नहीं देखे होंगे। जिहादीज और हमस टेररिस्ट ने पैराग्लाइडर से इजराइल में लैंड किया, बोट से इजराइल में आए, फेंस तोड़कर अंदर आए। हमस ने इस अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया और कहा कि ये अटैक का सिर्फ पहला फेज है, अभी और बाकी है। मतलब हमस लंबी लड़ाई की प्लान के साथ आया था। अल-अक्सा नाम का सिग्निफिकेंस आपको तब समझ आएगा जब हम जेरूसलम की हिस्ट्री देखेंगे। टेररिस्ट ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को टारगेट किया। इन सीन से समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो सेल्फी खींच रहे हैं वो ट्रेन टेररिस्ट हैं या पैलेस्टीन के सिविलियंस। सिर्फ इजरायली मिलिट्री नहीं, इजरायली सिविलियंस भी टारगेट किए गए। टेररिस्ट इजरायलियों के घर में घुसे और पूरी फैमिली को मार दिया या उन्हीं के घर में उनको बंदी बना लिया। अप्रॉक्सीमेटली 130 लोगों को बंदी बना लिया और गाजा वापस ले गए। हमस ने ना छोटे बच्चों को छोड़ा ना बूढ़ों को। इस अटैक में अमेरिकन्स, जर्मन्स और ब्रिटिश सिटीजन्स भी विक्टिम्स बने। यूएन के अकॉर्डिंग हमस ने वॉर क्राइम्स किए हैं, पर हमस के स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक भी सिविलियन टारगेट नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग सारे इजरायलीज सेटलर्स हैं। सेटलर मतलब वो ज्यू जो मेडिटरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के बीच रहता है, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो। आप देख सकते हैं पैलेस्टीन के लोग उन्हीं के एरिया से हुए टेररिस्ट अटैक के वजह से कितने हिले हुए हैं। पैलेस्टीन के सिविलियन पॉपुलेशन का कितना सपोर्ट मिल रहा है टेररिस्ट को। मिसाइल अटैक्स कंटिन्यूअसली चले। इजराइल में हॉस्पिटल्स और रेजिडेंट्स को भी टारगेट किया गया। फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि इजराइल इज एट वॉर, नॉट एन ऑपरेशन बट अ वॉर। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमस ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने ये जंग शुरू तो कर दी, पर जीतेगा इजराइल। वी विल चेंज द फेस ऑफ रियलिटी इन गाजा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने गाजा के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया क्योंकि गाजा बर्बाद होने वाला है। और शुरू हुआ इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। हमस ने इजराइल पर पूरी तैयारी के साथ अटैक किया, पर खुद के पैलेस्टीनियन सिटीजन्स को बचाने के लिए कुछ तैयारी नहीं की। शायद हमस को पैलेस्टीनियंस की जान की परवाह नहीं, या शायद सिविलियंस भी इस अटैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो भी है, पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट के बॉर्डर से निकल जाना चाहिए। अंडरग्राउंड टनल्स जो हमस ने बनाए हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। जो समुद्र के थ्रू रास्ता है वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वार्निंग के बाद भी पैलेस्टीन में रहे तो। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स में इजराइल ने एरियल बॉम्बिंग शुरू की। टारगेट बॉम्ब करने से पहले इजराइल इवैक्यूएट करने की वार्निंग दे रहा है। सब इजरायलीज को कंपल्सरीली कुछ साल मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है।
कुछ लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं और बाकी दूसरे प्रोफेशंस ज्वाइन कर लेते हैं। इन लोगों को रिजर्विस्ट कहते हैं। इस वॉर में इजराइल दुनिया भर से अपने 3 लाख रिजर्विस्ट को इजराइल में इकट्ठा कर रहा है। दूसरे हाथ पे हमास के लीडर्स ने पैलेस्टीन की लड़ाई को इस्लामिक लड़ाई बना दी। वैसे तो इस्लामिक वर्ल्ड में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि सुन्नी शिया, असली मुस्लिम, कन्वर्टेड मुस्लिम एक्सेट्रा। पर सिर्फ 2 इश्यूज ऐसे हैं जो इन सारे देशों को यूनाइट करता है, वो है पैलेस्टीन और कश्मीर। हमास को इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है। कुवैत, यमन और टर्की में हजारों लोगों ने हमास के सपोर्ट में मार्च किया। ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए। कतर ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट हमास के लीडर्स कतर में ही रहते हैं। हमास कह रहा है कि बाकी के पैलेस्टीनियंस जो वेस्ट बैंक में रहते हैं वो भी उनका साथ देंगे, जिसके होने के बहुत हाई चांसेस हैं। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ईरान हमास को मिसाइल्स प्रोवाइड करता है। ये हमास के लीडर्स ने खुद भी कंफर्म किया है। ईरान बैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, उसने भी इजराइल पर मिसाइल लॉन्च किए। सऊदी अरेबिया ने इजराइल पर अटैक के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया। दूसरे हाथ पर कई देशों ने हमास को क्रिटिसाइज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हुए इजराइल को सपोर्ट किया। भारत का मेजॉरिटी इजराइल के साथ है। यूएस ने इजराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस सपोर्ट किया है। यूएस ने जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेजा है। जर्मनी जो एड पैलेस्टीन को देता है वो खत्म करने की बात कर रहा है। यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल को सपोर्ट किया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NBA और NFL ने भी इजराइल को सपोर्ट किया। 2006 में पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने पैलेस्टीन से इजराइल अंडरग्राउंड टनल खोदी और एक इजरायली सोल्जर को हॉस्टेज बना लिया। 5 साल बाद इजराइल ने उसको रिलीज करवाया, पर एक्सचेंज में 1000 पैलेस्टीनियंस को छोड़ना पड़ा। इस बार भी हॉस्टेज लेने का यही पर्पस है कि वो हर हॉस्टेज के बदले इजराइल से कुछ ना कुछ फायदे निकलवाए। अगर सेम चीज रशिया के साथ होती तो रशियन अथॉरिटी क्या करती? वो हॉस्टेज के बदले लोगों को किसी भी हालत में रिलीज नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि एक बार टेररिस्ट की बात मान ली तो अगली बार टेररिस्ट और हॉस्टेज लेगा, और इजराइल में भी यही हुआ। देखते हैं इस बार इजराइल का रिस्पॉन्स क्या रहता है। ये अटैक क्यों हुआ? इजराइल की तरफ से देखा जाए तो ये आयरन डोम का फेलियर था। आयरन डोम इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और उनको इन फ्लाइट ही न्यूट्रलाइज कर देता है। पर इस बार 20 मिनट के कम टाइम में 5000 मिसाइल्स लॉन्च हुई। आयरन डोम इन सब मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। दूसरा कारण, मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर। यूजुअली इजराइल के पास ऐसे अटैक्स की इंटेलिजेंस पहुंच जाती है। एग्जाम्पल, 2021 में इजराइल को इंटेलिजेंस मिली कि उनके आयरन डोम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए गाजा में काम चल रहा है, इसलिए उन्होंने गाजा की 4 बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर इजराइल जब भी ऐसे काम करता है, जब भी ऐसे एक्शंस लेता है, तो उससे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। पर इस अटैक के बाद इजराइल को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इजराइल का एक्शन इस बार बहुत बड़ा होगा। अब देखते हैं पैलेस्टीन ने यह अटैक क्यों किया। पहला कारण, इजराइल पैलेस्टीन में सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है। ये बात सही है। गाजा में कोई इजरायली सेटलमेंट नहीं है, वेस्ट बैंक में है, क्योंकि 1967 की लड़ाई में इजराइल ने पूरा वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई कर लिया था। अब वेस्ट बैंक एक अलग देश नहीं है, वो इजराइल के कंट्रोल में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जब तक पैलेस्टीन और इजराइल इस बात पर एग्री नहीं करेंगे कि क्या इजराइल है और क्या पैलेस्टीन, तब तक ये सेटलमेंट्स बढ़ती रहेंगी। और हमास, जो कि पैलेस्टीन की रूलिंग पार्टी है, वो 2 देश नहीं चाहता, वो इजराइल को ख़त्म करना चाहता है। ऐसे में दोनों के बीच बात होना इम्पॉसिबल है, और ऐसे इजरायली सेटलमेंट्स बढ़ती रहेंगी। दूसरा कारण, पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। इजरायलीज के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। इसी अटैक को देख लो। पहले पैलेस्टीन ने इजरायलीज के हॉस्पिटल्स टारगेट किए, फिर इजराइल ने भी पैलेस्टीन के हॉस्पिटल्स टारगेट किए। पहले पैलेस्टीन ने इजरायलीज के रेजिडेंट्स टारगेट किए, फिर इजरायलीज ने भी पैलेस्टीन के रेजिडेंट्स टारगेट किए। फ़र्क है नंबर ऑफ कैजुअल्टी में। इजराइल अपने लोगों की जानें बचाने पर फोकस करता है,
एग्जाम्पल, इजराइल के हर घर में अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर है। पैलेस्टीन भी बना सकता है, पर उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जिसके थ्रू वो इजराइल में घुसते थे या इजिप्ट में। यहाँ वो मिसाइल्स छुपा कर रखते हैं। तीसरा कारण, पैलेस्टीन में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। लोग गरीब हैं, स्लम्स में रहते हैं, खाने के लिए नहीं है। हो सकता है, पर इस अटैक से पहले 19,000 पैलेस्टीनियंस को इजराइल में काम करने के लिए वर्क परमिट मिला है। आगे आने वाले टाइम में और वर्क परमिट मिलता। अगर आपको अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है तो इजराइल पर अटैक करने की जगह खुद की डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। पैलेस्टीन में लास्ट टाइम इलेक्शन 2006 में हुए थे, तब से हमास ने कोई नया इलेक्शन नहीं होने दिया। तीसरा कारण, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बेहतर होते संबंध। इससे सऊदी को फायदा होता। यूएस सऊदी को सिक्योरिटी गारंटी देता, उसे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलती। ये सऊदी इसलिए चाहता है क्योंकि ईरान के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और ईरान और सऊदी दुश्मन है। इसलिए सऊदी चाहता है कि उसे भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाए, पर ईरान नहीं चाहता ऐसा हो। इसलिए ईरान ने हमास को मिसाइल्स दिए और इजराइल पर अटैक करा दिया। इसमें सऊदी पैलेस्टीन की साइड लेगा, जिससे इजराइल और सऊदी के रिलेशंस खराब हो जाएंगे और यूएस सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा और ईरान इस एरिया में सबसे पावरफुल रहेगा। आखिरी कारण, ज्यूज के अलक्सा कंपाउंड में घुसने और प्रार्थना करने से ये एरिया अपवित्र हो रहा है। इसको हम हिस्ट्री के थ्रू समझते हैं। अब्राहम को जूडाइज्म का फाउंडर बोलते हैं। उनका जन्म 2000 BC के अराउंड हुआ। 1000 BC में किंग डेविड जेरूसलम पर राज कर रहे थे। किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने जेरूसलम में पहला होली टेम्पल बनाया। ज्यूज यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते थे। जो नहीं आ सकता था वो इस मंदिर की डायरेक्शन में प्रार्थना करता। लगभग 600 BC में इराक के बेबीलोनिया ने जेरूसलम को ऑक्यूपाई कर लिया और उनका मंदिर तोड़ दिया। ज्यूज को जेरूसलम छोड़कर भागना पड़ा, पर 50 साल बाद ही बेबीलोनियंस को ईरान के ज़ोरास्ट्रियन किंग साइरस ने हरा दिया। कहते हैं साइरस ने गांधार पर भी राज किया था। हाँ, गांधारी वाला गांधार। साइरस एक टॉलरेंट राजा था। वो अपना धर्म किसी और के ऊपर फोर्स नहीं करता था। साइरस ने ज्यूज को जेरूसलम वापस आने दिया और अपना मंदिर फिर से बनाने की परमिशन दे दी और जेरूसलम में सेकंड टेम्पल बनाया गया। टाइम के साथ जूडाइज्म में कट्टरपंथी बढ़ गई। जब भी ऐसा होता है तो कोई ना कोई रिवोल्ट करने के लिए उठता है। वही हुआ। जीसस, जो कि एक ज्यू थे, उन्होंने जूडाइज्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से मना कर दिया और ज्यूज ने जीसस को क्रूसिफाई कर दिया। जीसस के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए और उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया। ये कौन सा धर्म था? क्रिश्चियनिटी। रोमन एम्पायर के राजा ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली। ज्यूज ने जीसस को क्रूसिफाई कराया। उसका बदला लेने के लिए रोम ने जेरूसलम पर अटैक कर दिया। ज्यूज को फिर से जान बचाकर भागना पड़ा। जहां जीसस को क्रूसिफाई किया था वो ज्यूज के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। रोमन्स ने वहां चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनाया। ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। 600 AD में अरब्स ने जेरूसलम पर अटैक किया और ऑक्यूपाई कर लिया। इसी टाइम शुरू होता है इस्लाम। इस्लाम के फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ और डेथ मदीना में। ये इस्लाम के 2 पवित्र जगह हैं। वो पूरी जिंदगी सऊदी में रहे। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के 60 साल बाद जेरूसलम में मस्जिद और श्राइन बनाया गया। ये ज्यूज के सेकेंड टेम्पल के खंडर के ऊपर बनाया गया। ये मुस्लिम्स का 3rd होलीएस्ट साइट बन गया। माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद एक मिथिकल क्रीचर उन्हें मदीना से जेरूसलम लाया और यहाँ से वो स्वर्ग चले गए। पर ज्यूज के पुराने टेम्पल की दीवार का एक पोर्शन बच गया। ज्यूज यहीं पर प्रे करते रहे। मुस्लिम्स के श्राइन को डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। उनकी मस्जिद का नाम है अल अक्सा और ज्यूज की बाउंड्री वॉल को कहते हैं वेलिंग वॉल। ये पूरा एरिया जहाँ ज्यूज का सेकंड टेम्पल था उसे ज्यूज टेम्पल माउंट कहते हैं। ये उनकी सबसे पवित्र जगह है। मुस्लिम्स इस एरिया को हरम अल शेख कहते हैं। आगे जाकर जेरूसलम ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ जाता है। कुछ ज्यूज अभी भी जेरूसलम में रह रहे थे, पर मेजॉरिटी पूरी दुनिया में फैल चुके थे। पर दुनिया भर में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था।
इस्लामिक देशों में आप जानते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या होता है। क्रिश्चियन देशों में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि ज्यूज ने क्रिश्चियंस के भगवान जीसस को क्रूसिफाई किया था। ज्यूज को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। उनको जमीन खरीदना अलाउड नहीं था, इसलिए वो फार्मिंग नहीं कर सकते थे, तो वो मर्चेंट्स बन गए। क्रिश्चियंस को इंटरेस्ट पर पैसे उधार देना अलाउड नहीं है, तो ज्यूज ने ये शुरू कर दिया। मॉडर्न टाइम में आते आते मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स की डिमांड्स बढ़ गई और इस तरह ज्यूज कंपैरेटिवली अमीर हो गए। फिर भी ज्यूज को खुलेआम मार दिया जाता था, इसलिए लेट 1890s में ज़ायोनिज्म मूवमेंट शुरू हुआ। बात उठी कि अगर ज्यूज को पर्सिक्यूशन से बचना है तो खुद का देश बनाना पड़ेगा। ये देश वहाँ होगा जहाँ उनका पुराना देश था, इसलिए दुनिया भर से ज्यूज पैलेस्टीन शिफ्ट होने लगे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। एक साइड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, दूसरी साइड था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। लड़ाई की शुरुआत में ब्रिटेन की साइड हार रही थी। ब्रिटेन चाहता था कि यूएस उनकी साइड आ जाए, इससे वो जीत जाएंगे। इसलिए ब्रिटेन ने बैलफोर डिक्लेरेशन किया, जिसमें उन्होंने पैलेस्टीन में ज्यूज के होमलैंड की बात की। इससे यूएस में बैठे ज्यूज का वॉर में इंटरेस्ट बन गया। जल्द ही यूएस इस जंग का हिस्सा बन गया और वो जीत गए। पैलेस्टीन ब्रिटेन के अंडर आ गया। ब्रिटेन ने ज्यूज को पैलेस्टीन में ज़मीन खरीद कर सेटल होने दिया। 1930 तक पैलेस्टीन की 15% पॉपुलेशन ज्यूइश बन गई। मुस्लिम्स ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और हॉलोकॉस्ट में 60 लाख ज्यूज मारे गए। अब पैलेस्टीन में और ज्यूज आने लग गए और दोनों कम्युनिटीज़ में लड़ाई शुरू हो गई। जब ब्रिटेन सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाया तो उन्होंने यूएन को पैलेस्टीन का पार्टीशन करने के लिए कहा। 1947 में यूएन ने ये मैप रिलीज किया। अब तक ज्यूज और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी थी। फिर भी ज्यूज को पैलेस्टीन की 56% ज़मीन मिली, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज्यूज पैलेस्टीन आने वाले थे। बाकी का एरिया मुस्लिम्स को दे दिया और जेरूसलम यूएन के कंट्रोल में होता। ज्यूज ने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया, पर मुस्लिम्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। टेंशन्स बढ़ने लगी और 14 मई 1948 को ब्रिटेन पैलेस्टीन छोड़कर भाग गया। अगले ही दिन इजिप्ट, इराक, सीरिया, लेबनान और सऊदी ने इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल ने सबको हरा दिया। यूएन ने इजराइल को 56% लैंड एरिया दिया था। लड़ाई के बाद इजराइल के पास 78% एरिया आ गया। जेरूसलम को ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम में बांट दिया गया। वेस्ट जेरूसलम इजराइल के पास आया और ईस्ट पैलेस्टीन के पास, पर टेम्पल माउंट ईस्ट जेरूसलम में है। इस तरह लड़ाई जीतने के बाद भी ज्यूज अपनी पवित्र जगह नहीं जा सकते थे। 1967 में एक और लड़ाई हुई। इजराइल एक तरफ सीरिया से लड़ रहा था और दूसरी तरफ इजिप्ट से। इजराइल ने पूरा पैलेस्टीन, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलन हाइट्स कैप्चर कर लिया। अब वेस्ट बैंक और गाजा दोनों को इजराइल कंट्रोल कर रहा था। इस तरह ईस्ट जेरूसलम का टेम्पल माउंट इजराइल के कंट्रोल में आ गया और ज्यूज अब अपनी पवित्र जगह जा सकते थे। आगे और भी लड़ाई हुई, पर धीरे धीरे लड़ने की स्ट्रैटेजी में चेंज आया। जैसे पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भारत को डायरेक्ट वॉर में हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने टेररिस्ट अटैक वाला रास्ता अपनाया। वैसे ही अरब नेशंस ने भी इजराइल पर टेररिस्ट अटैक शुरू कराए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, हमस। इसने इजराइल पर कई टेररिस्ट अटैक कराए। इसको रोकने के लिए 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, जिससे आगे जाके वेस्ट बैंक और गाजा को पैलेस्टीन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पर दोनों साइड के हार्डलाइनर्स इसके सपोर्ट में नहीं थे। इस बार जब अटैक हुआ तो इजरायलीज सकुत सेलिब्रेट कर रहे थे। इसमें दुनिया भर से ज्यूज आते हैं और होली साइट्स घूमते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं। इनफैक्ट इन्हीं में से एक म्यूजिक फेस्टिवल को पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने टारगेट किया। 250 लोग मारे गए, कई लोगों को किडनैप कर लिया। वापस आते हैं सुकोत पर। दुनिया भर से ज्यूज इजराइल आए और जेरूसलम की टेम्पल माउंट गए। उन्होंने टेम्पल माउंट पर प्रे किया। ऑन पेपर टेम्पल माउंट पर ज्यूज को प्रे करना मना है, पर यह एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। ज्यूज यहाँ प्रे करना चाहते हैं, पर मुस्लिम्स को ये पसंद नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नॉन मुस्लिम्स के यहाँ पे प्रे करने से जगह अपवित्र हो जाती है।
यही अटैक का आखिरी कारण था। आपको क्या लगता है, ज्यूज को उनकी सबसे पवित्र जगह पर प्रे करने देना चाहिए या नहीं? इस वॉर से हम क्या सीख सकते हैं? 3 चीज़ें। पहला, जब देश में शांति होती है या फिर देश ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा होता है तो लीडर्स और इंटेलिजेंस को और ध्यान देने की ज़रूरत है। शांति लाना इतना मुश्किल नहीं जितना शांति बनाए रखना। दूसरा, आर्मी को लीन एंड मीन करना तो अच्छा है, पर इतना लीन नहीं करना कि अगर कल 2 फ्रंट वॉर शुरू हो जाए तो भारत के पास इतने लोग लड़ने के लिए हो ही ना। इजराइल के पास तो रिजर्विस्ट है, हर इजरायली लड़ते लड़ते मरने के लिए ट्रेंड है। क्या भारत में इतने ट्रेंड लोग हैं? इजराइल पर जो हमस अटैक हुआ उसमें एटलीस्ट इजराइल इंटरनली यूनाइटेड और सेफ है। कल अगर इंडिया पर हमस जैसा टेररिस्ट अटैक हो या 1947 जैसा सो कॉल्ड ट्राइबल अटैक, तो क्या हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड हैं? इसमें पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस किस करवट बैठेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जय भारत।